कट्टरता किसी एक संप्रदाय के लोगों की अमानत नहीं है। ये हर तरफ समान मात्रा में पाई जाती है। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले इधर भी हैं और उधर भी। उधर कहाँ? बांग्लादेश में। इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चरम पर है। हिंदू मंदिरों और पूजा पंडालों पर हमले और मूर्तियों की तोड़फोड़ से शुरू हुआ मामला हत्या और आगजनी तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उन्हें अक्सर मजहबी पागलपन का शिकार बनाया जाता है। हालिया हिंसा की पूरी कहानी क्या है? हिंदुओं पर हो रहे हमलों के पीछे कौन लोग हैं? बांग्लादेश सरकार इस मसले में क्या कदम उठा रही है और इस हिंसा को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। साल 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, तब उनका पहला निशाना हिंदू ही थे। मशहूर इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में पलायन पर एक बात दर्ज की है। उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करने वाले 80% लोग हिंदू थे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट को हरी झंडी दिखाई थी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद के आंदोलन को कुचलने की शुरुआत की गई थी। आंदोलन के प्रणेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उनके साथियों को तलाश कर बेरहमी से मारा जाने लगा। अत्याचार के शिकार लोग भागकर भारत आने लगे। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा खोल दी थी। जो लोग भागने में कामयाब नहीं हो पाए, वे पाकिस्तान के खौफनाक कुकृत्यों का शिकार होने लगे। जगन्नाथ हॉल ढाका यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स की रिहाइश है। 25 मार्च 1971 की रात जगन्नाथ हॉल में 42 लोगों की हत्या हुई थी। इनमें से 34 स्टूडेंट्स और 4 प्रोफेसर्स थे। बाकी के 4 वहां काम करने वाले कर्मचारी थे। इन लोगों को सिर्फ उनकी हिंदू पहचान के नाम पर मारा गया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का नया नामकरण हुआ। बांग्लादेश के नाम से एक आजाद मुल्क का जन्म हो चुका था। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत इस नए मुल्क के निर्माण का सबसे बड़ा सूत्रधार था। लड़ाई खत्म होने के बाद शेख मुजीब की अवामी लीग ने सरकार बनाई। शेख मुजीब आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। शेख मुजीब कहा करते थे, मुस्लिम अपने धर्म का पालन करें, हिंदू, बौद्ध, ईसाई अपने धर्म का पालन करें। हम सिर्फ धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध करेंगे। शेख मुजीब को प्यार से लोग बंग बंधु भी कहते थे। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। बंग बंधु अपने देश को लोकतंत्र और मानवता की कसौटी पर कसना चाहते थे, लेकिन ये कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। अगस्त 1975 में तख्ता पलट की साजिश रची गई। इस तख्ता पलट में बंगबंधु और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। 1977 में मेजर जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने संविधान में से सेक्युलर शब्द को बाहर निकाल दिया। ये बांग्लादेश की निष्पक्ष छवि पर पहली चोट थी। जियाउर रहमान यही नहीं रुके, उन्होंने जमात ए इस्लामी पर लगा बैन भी हटा दिया। जमात ए इस्लामी की स्थापना 1941 में हुई थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान इसने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। ये संगठन बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ था। इसके अलावा जमात का मकसद बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना था। इन्हीं वजहों से 1972 में शेख मुजीब की सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। जब जियाउर रहमान ने बैन हटाया, तब जमात ने एक नए नाम के साथ शुरुआत की, जमात ए इस्लामी बांग्लादेश। इस गुट का नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन चरित्र बिल्कुल नहीं बदला। जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्थापना की। हालांकि 3 साल बाद ही जियाउर रहमान की हत्या हो गई। जियाउर रहमान तो चले गए, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक कट्टरता का जो बीज बोया था, वो लगातार बढ़ता गया। 1988 में बांग्लादेश की मिलिट्री सरकार ने इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। 1991 में लोकतंत्र की वापसी हुई। चुनावों में बीएनपी को जीत मिली। सत्ता की चाबी आई जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया के हाथ में।
उनके शासन के दौरान अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में जमकर बढ़ोतरी हुई। दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके एक दिन बाद ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़क गए। 7 दिसंबर को ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला हुआ। कई आश्रमों और आभूषण की दुकानों में भी लूटपाट की गई। उसी दिन ढाका में इंडिया ए और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था। इंडिया ए ने 8.1 ओवर में 30 रन बना लिए थे। सुरेंद्र श्रीराम भावे और नवजोत सिंह सिद्धू की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। उसी समय 5000 से अधिक दंगाई लोहे का सरिया और बाकी हथियार लेकर स्टेडियम में घुस गए। भीड़ भारतीय क्रिकेटरों पर हमले के इरादे से आई थी। पुलिस काफी मशक्कत के बाद दंगाइयों को रोकने में कामयाब रही। हालांकि वो मैच वहीं पर रोकना पड़ा। तय हुआ कि यही मैच 3 दिन बाद खेला जाएगा, लेकिन तब तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि मैच रद्द करना पड़ा। बांग्लादेश सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच को सुरक्षा मुहैया करा पाने में नाकाम रही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बुरे थे। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा मार्च 1993 तक चली। इस दौरान पलायन, हत्या, लूट और बलात्कार का अंतहीन सिलसिला चला। इन सब में कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ था। 1993 में बांग्लादेश के हिंदुओं ने दुर्गा पूजा नहीं मनाया। इसी शोभ के चलते 1996 में सत्ता परिवर्तन हुआ। शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ लंबा कैंपेन चलाया था। अल्पसंख्यकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। शेख हसीना पहले कार्यकाल में कुछ खास नहीं कर पाई। उनके ऊपर लगातार भारत का पिट्ठू और इस्लाम विरोधी होने के आरोप लगते रहे। 2001 में बीएनपी की वापसी हुई। चुनाव जीतने के बाद बीएनपी समर्थकों ने अपनी खुन्नस हिंदुओं से निकाली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव के बाद हुई हिंसा में 200 से अधिक हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया। कई इलाकों से हिंदू परिवारों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकाला गया। साल 2009 में शेख हसीना दोबारा सत्ता में आई। तब जाकर 2001 में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच शुरू हुई। रिपोर्ट से पता चला कि रेप की कुल संख्या 18,000 से भी अधिक थी। इन विभत्स घटनाओं में बीएनपी और जमात के गठबंधन वाली सरकार के 25 से अधिक मंत्री भी शामिल थे। बीएनपी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कुछ मामलों में आरोपियों को सजा भी हुई। हालांकि अधिकतर साजिशकर्ता आसानी से छूट भी गए। शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का वादा किया था। उन्होंने बांग्लादेश की सेक्युलर छवि लौटाने का दम भी भरा था। उनकी सरकार ने ऐसा किया भी। संविधान के स्वरूप में सेकुलरिज्म की वापसी हुई। हालांकि वो इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म वाले कॉलम से हटाने में नाकाम रही हैं। बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय धर्म है और धर्मनिरपेक्षता का दावा भी करता है। बांग्लादेश इस मामले में एक अनोखा देश बन चुका है। आज इन सब की चर्चा की वजह क्या है? वजह है बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की पुनरावृत्ति। 13 अक्टूबर को कुमिल्ला शहर में एक अफवाह फैली। कहा गया कि दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कुरान को मूर्ति के पैर के नीचे रखा गया है। खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने इसकी पुष्टि की जरूरत भी नहीं समझी। आवारा भीड़ को भड़काया गया। फिर हिंसा की एक श्रृंखला शुरू हो गई। कई इलाकों में मूर्तियों को तोड़ने की खबर आने लगी। पूजा पंडालों में आगजनी और हिंदुओं के घरों पर हमले की तस्वीरों और वीडियो से सोशल मीडिया भर गया। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल भी हैं। 15 अक्टूबर को नोआखली इलाके में एक इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने कथित तौर पर भक्तों पर हमला किया। इस्कॉन ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। मृत श्रद्धालु पार्थ दास का शव एक दिन बाद पास के तालाब में मिला। इस्कॉन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील भी की है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश में चल रही हिंसा में हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा है। इस बीच भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। इसके बाद बांग्लादेश सरकार हरकत में आई। बॉर्डर गार्ड्स के हजारों जवानों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में लगाया गया है। 4000 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी की हैं। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाकेश्वरी मंदिर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। इसी संबोधन के दौरान शेख हसीना ने भारत को एक नसीहत प्लस चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत को भी उपद्रवियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो, हमारे हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े।
भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। शनिवार यानी कि 16 अक्टूबर को पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने दंगाइयों को काबू में कर लिया है, लेकिन 17 अक्टूबर की देर रात एक और भयानक घटना हुई। रंगपुर के पीरगंज में अफवाह फैली कि एक हिंदू युवक ने फेसबुक पर इस्लाम विरोधी बातें लिखी हैं। इसके बाद भारी संख्या में दंगाई युवक के घर के पास इकट्ठा हो गए। पुलिस उसी समय मौके पर पहुंच गई। उन्होंने युवक को तो बचा लिया, लेकिन इसी दौरान दंगाइयों ने आसपास के घरों में आग लगा दी। इस आगजनी में 65 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। आगजनी के बाद पुलिस और भीड़ में मुठभेड़ भी हुई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले का आरोप इस्लामी छात्र शिविर पर लगा है। ये जमात-ए-इस्लामी गुट का छात्र संगठन है। दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले का आरोप जमात-ए-इस्लामी पर लग रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि पूरी हिंसा के पीछे जमात और बीएनपी का हाथ हो सकता है। दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। साल 2023 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि जमात तालिबान से प्रभावित है। उसने बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान का नारा भी दिया है। वो सांप्रदायिक हिंसा कर सरकार पर दबाव डालना चाहता है ताकि इसका फायदा कट्टर इस्लामिक पार्टियों को मिल सके। अभी इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन बीएनपी और जमात का जैसा पिछला रिकॉर्ड रहा है, वैसे में इन आरोपों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिकी इतिहास के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कोलिन पावेल की मौत हो गई है। वो 84 साल के थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पावेल 2 बार वियतनाम की लड़ाई में हिस्सा लेने गए। रोनाल्ड रीगन की सरकार में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। गल्फ वॉर के दौरान वो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स के पद पर थे। उन्हीं के नेतृत्व में सद्दाम हुसैन की सेना को कुवैत से खदेड़ा गया था। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने तब उन्होंने पावेल को विदेश मंत्रालय दिया। साल 2003 में इराक हमले से पहले पब्लिक को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप भी उन पर लगता है। हालांकि पावेल को सबसे अधिक इस बात के लिए याद किया जाएगा कि उन्होंने कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की सुरक्षा नीति को आकार दिया। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी म्यांमार से है। आसियान ने 26 से 28 अक्टूबर के बीच होने वाली बैठक के लिए म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग लाइंग को नहीं बुलाया गया है। संगठन ने कहा कि म्यांमार से किसी गैर राजनीतिक प्रतिनिधि को बैठक में शामिल किया जाएगा। म्यांमार की सैन्य सरकार पर हिंसा को बढ़ावा देने और अप्रैल पीस प्लान पर अमल न करने का आरोप है। इसी महीने आसियान के कुछ सदस्यों ने म्यांमार को बैठक से दूर रखने की मांग की थी। हमने दुनियादारी के पिछले एपिसोड में अप्रैल पीस प्लान और म्यांमार के मौजूदा हालात पर विस्तार से बात की थी। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।